जैसे कि स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक्स, पुशअप्स, cycling, etc. A stronger heart does not pump more blood by beating faster, but by beating more efficiently. कहते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होता है वो फास्ट पंप करने काके पीछे करो काके पीछे करो स्लाइड एक हार्ट जो होता है वो फास्ट पंप करने फास्ट बीट करने से ब्लड ज़्यादा पंप नहीं करता बल्कि जितना एफिशिएंटली वो वर्क करेगा उतना ज़्यादा वो ब्लड पंप करेगा एग्जांपल्स हैं इसकी जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया स्विमिंग रोप जंपिंग बर्पीज जंपिंग जैक्स सारे कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं जो कि एरोबिक कंडीशनिंग अचीव करने में हेल्प करते हैं हाउ एरोबिक कंडीशनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड कर सकते हैं एरोबिक कंडीशनिंग improvement in aerobic conditioning occurs pose themselves to an increase in oxygen uptake and metabolism but to of aerobic conditioning athlete must keep progressive increase to increase their aerobic conditioning जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतनी ज्यादा एरोबिक कंडीशनिंग बढ़ती जाएगी इनकी इंक्रीज होगी नेक्स्ट काका these are also some points to increase aerobic conditioning that is utilization of oxygen utilization training जो कि that include anaerobic threshold training जो कि होती है कि जब हमारा जो एरोबिक से एनारोबिक पे शिफ्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म ये है anaerobic threshold exhaustion of aerobic into anaerobic metabolism this increase your overall aerobic power aerobic slow twitch muscle fiber training also known as strengthening training जो होती है muscle strengthen होते हैं जिससे और जो कि improve करता है aerobic power को और anaerobic power potential को नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग जो कि एरोबिक फास्ट ट्विच मसल ट्रेनिंग भी इसको कहा जाता है ये इंक्रीज करती है एरोबिक पावर को नेक्स्ट दिस इज अ सर्किट ट्रेनिंग जिसमें नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस इंक्लूड की जाती हैं to make a circuit to increase aerobic conditioning. Circuit training is a fast-paced body conditioning workout method that combines several strength training and high-intensity aerobic exercises. 4 to 10 exercises to create a circuit. In this circuit, we include 4 to 10 exercises to make a circuit to increase our aerobic conditioning. We can change exercises as well जैसे इसमें squats है इसकी जगह rope jumping भी हो सकती है push-ups की जगह crunches हो सकते हैं मतलब different exercises हम अपनी मर्जी से जो हमें easy लगे वो हम इस circuit में add करके तो aerobic conditioning को increase और improve कर सकते हैं thank you so much all from my side ठीक है रमीशा अच्छी आपकी presentation है thank you sir next student सर मैं करें कौन है आप सर आयशा सजाद आयशा सज्जाद जी आयशा स्टार्ट करें प्ले करना और फिर उसको रोटेट कर देना जी सर सर होगी शेयर हाँ हो गई है Assalamu alaikum. My name is Aisha Sajjad and topic of my presentation is balance training.
सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस होता क्या है। बैलेंस को पोस्चरल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। ये एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा डायनामिक प्रोसेस है जिसपे हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम पे अपना बॉडी पोजीशन इक्विलिब्रियम पे मेंटेन होती है। इक्विलिब्रियम मींस कि बॉडी या तो कंप्लीटली रेस्ट पे है, मतलब हम सिटिंग में है या सिटिंग में, लेइंग में और अनचेंज कंडीशन में है। बैलेंस कब सबसे ज्यादा कब होता है? जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लाइन ऑफ ग्रेविटी पेस ऑफ स्पोर्ट से इंटरसेक्ट करती है, तब बैलेंस मैक्सिमम होगा। बैलेंस ट्रेनिंग, सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस ट्रेनिंग में ये 4 टाइप्स हैं कि अगर स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल, रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल, सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल एक्टिविटीज के दौरान बैलेंस लॉस है, तो हम कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल ये है कि बॉडी ने ग्रेविटी के अंगे से एक स्टैटिक पोस्चर मेंटेन किया हुआ है। तो इसमें एग्जांपल आती हैं सिटिंग, हाफ नीलिंग। लेकिन अगर हमारा स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल लॉस है तो हम वही एक्सरसाइज करवाएंगे जिसकी वजह से जो प्रॉपर नहीं है। फॉर एग्जांपल सिटिंग, हाफ नीलिंग, टाल नीलिंग वगैरह। इसके अलावा हम मोर चैलेंजिंग इस तरह से इस एक्टिविटीज को कर सकते हैं कि हम टैंडम वॉक करेंगे। हम इस तरह वॉक करेंगे कि हमारे वो एक पाँव के जो टोज हैं वो अगले पाँव के हील के साथ टच करें। बिल्कुल लीनियर वॉक करेंगे हम। टेंडम वॉक होती है कि जिस तरह आप सर्कस में देखते हो कि एक बंदा रोप के ऊपर तो चल रहा है, ठीक है, तो वो रोप के ऊपर चलने को आप टेंडम वॉक कहते हो। तो इसी तरह जमीन पे चलना होता है, तो ये भी बैलेंस ट्रेनिंग इंप्रूव करने का एक मेथड है। इसके अलावा हम इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं कि हम किसी इंजरी से, पेशेंट को कोई इंजरी के चांसेस वगैरह ना हो, हम सॉफ्ट सरफेस यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हम एक हमने गोल अचीव कर लिया है, उसको हमने इनहेंस करना है कि और लेवल की ट्रेनिंग हो जाए, तो हम पेशेंट को कहेंगे अपने आर्म्स को मूव करे बॉडी से अवे या क्लोजिंग द आईज, जिसकी वजह से हमारा विजुअल सिस्टम अगर इम्पेयर है तो वो ट्रेन हो जाए, उसकी ट्रेनिंग होगी। ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। बैलेंस ड्यूरिंग सिंगल लेग स्टैंड, उसके सेकंड वाली पिक्चर्स में उसने उसको एक बॉल पकड़ा दिया ताकि उसकी डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज हो जाए। और उसके अलावा उसको कोई वेट वगैरह आप पकड़ा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको गेट बेल्ट आपने पेशेंट को पहनाया हो ताकि आप कोई इंजरी के चांसेस ना हो, और आपने उसको एक साइड से गेट बेल्ट से सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और उसके बिल्कुल साथ खड़े होना है। नेक्स्ट है डायनामिक बैलेंस कंट्रोल। डायनामिक बैलेंस कंट्रोल कहते हैं कि डायनामिक मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल चलते हुए, अगर हम चलते हुए या वॉकिंग करते हुए हमारा बैलेंस लॉस हो गया, तो इसके लिए हम कौन कौन सी ट्रेनिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक थेराप्यूटिक बॉल लेंगे, उसके ऊपर पेशेंट को बिठाएंगे और उससे बोलेंगे कि अपना बैलेंस मेंटेन करें। इसके अलावा हम वूबल बोर्ड्स पे या मिनी ट्रैम्पोलिन जो होती हैं एक्सरसाइजेज, ये हमारे मिडल ईयर में वेस्टिब्यूल केनाल को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस इनहेंस होता है। यहाँ पे बताया हुआ है वूबल बोर्ड पे पहले सिंपल स्टैंडिंग, उसके बाद अपने आर्म्स को अवे लेके गया है, जिसकी वजह से हम आर्म्स की सपोर्ट मिलेगी उसको बैलेंस करते हुए। देन उसने थर्ड पिक्चर में आर्म को अबव किया है बॉडी से, और फोर्थ में उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, इलास्टिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हम इन एक्टिविटीज को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम उसको होपिंग से, स्किपिंग से या जंपिंग वगैरह से, और या फिर उसको हम कहेंगे कि नॉर्मल स्टैंड्स में, टैंडम स्टैंड्स जो कि मैंने आपको पहले बताया, और सिंगल लेग स्टैंड्स के थ्रू डायनामिक ट्रेनिंग को हम कर सकते हैं कंट्रोल। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी बैलेंस कंट्रोल। एंटीसिपेटरी कहते हैं कि मसल्स, बॉडी ने कोई मूवमेंट परफॉर्म करनी है तो मसल्स इन एडवांस एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक झटकी या फास्ट मूवमेंट बॉडी की प्रोड्यूस होती है। ये बेसिकली सीपी चाइल्ड में देखा गया है इसको। इसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे? रीचिंग एक्सरसाइज, जो कि नेक्स्ट में पिक्चर में शो होगा। ये हम एक उसको बाल पकड़ाएंगे और उसको बोलेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शन में बाल को मूव करे डिफरेंट स्पीड से। फॉर एग्जांपल पिक्चर में उसने पहले फ्रंट पे बाल को मूव किया है, देन लेटरली, और उस तरह दूसरी साइड पे और डिफरेंट स्पीड से। और इसी तरह हम उसको डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को कवर, हिंडर को हम कहेंगे क्रॉस करने को कहेंगे, जिसकी वजह से एंटीसिपेटरी बैलेंस कंट्रोल मेंटेन होगा। यहाँ पे पिक्चर में एक बाल लेंगे, उसको ओवरहेड करेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि उसको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को आपने प्रॉपर सपोर्ट दी हो ताकि उसको कोई गिरने के या इंजरी के चांसेस ना हो।
रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल ये है कि बॉडी के इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं बॉडी में। ये बैलेंस कंट्रोल जब लॉस होता है तो इसके लिए हम डिफरेंट 3 टाइप्स की स्ट्रेटजीज होती हैं। एंकल स्ट्रेटजी के आपको किसी ने सपोज आप खड़े हैं, आपको किसी ने धक्का दिया है, आप फौरन से आपका एंकल आगे को मूव करेंगे या आप पीछे को स्टेप लेंगे अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो जिन पेशेंट में एंकल स्ट्रेटजीज लॉस होती हैं उसके लिए हम कहेंगे पेशेंट को कि वो इरेक्ट खड़ा हो और या फिर वो एक पाँव को जमीन से उठाए। इसको हम कहते हैं सिंगल लेग स्टैंस। इसके अलावा हम उसको हिप स्ट्रेटजीज के लिए कि अगर आप सपोज खड़े हैं, आपको किसी ने धक्का दिया, आप यहाँ तो सडनली आपकी हिप फ्लेक्शन में जाएगी या आप बैक में जाएंगे अपने बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो जिन पर्सन्स में ये हिप स्ट्रेटजीज का बैलेंस कंट्रोल नहीं होता उसके लिए हम उनको टैंडम वॉक करवाएंगे या फिर हम एक बैलेंस बीम के जो कि पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं बैलेंस बीम पे उसको बोलेंगे वॉक करें या फिर हम फ्लोर पे एक लाइन ड्रा करेंगे और उसको बोलेंगे इस लाइन के ऊपर वॉक करें। 10 मिनी ट्रैम्पोलिन के ऊपर खड़ा होकर एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे। नेक्स्ट है स्टेपिंग स्ट्रेटेजी कि अगर आपका स्टेपिंग का प्रोसेस प्रॉपर नहीं, आप स्टेप नहीं ले पा रहे तो इसके लिए आपको हम एक स्टूल पेशेंट को देंगे और उसको बोलेंगे कि इसके ऊपर स्टेप अप स्टेप डाउन ये वाली स्टूल एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा हम उसको मजीद उसके लिए उसको कोई वेट वगैरह पकड़ा सकते हैं ताकि उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा जल्दी हो। देन था बैलेंस ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज। फंक्शनल एक्टिविटीज करते हुए हमारा बैलेंस लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ पकड़ना चाह रहे हैं किसी शेल्फ वगैरह से तो हमारा बैलेंस लॉस होता है तो हम इसमें वही एक्सरसाइज करवाएंगे जिनमें हमारा बैलेंस लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर रीचिंग में बैलेंस लॉस है तो आप ट्रेनिंग करें रीचिंग फॉर ग्लास इन अ कबर्ड से आप बार बार चीज़ें उतारने की कोशिश करें या फिर रीचिंग बिहाइंड थर्ड पिक्चर में जैसा कि वो स्कैपुला तक अपने दोनों हाथ टच कर रहा है और कैचिंग द बाल पकड़ने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज इनहेंस हो सकती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। वेरी गुड एफर्ट आयशा सज्जाद। आपकी प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा ये था कि आपने हर चीज़ जो लिखी हुई थी वो आपने उसकी प्रॉपर फिगर और पिक्चर की फॉर्म में बड़े अच्छे तरीके से उसको आपने डिस्क्राइब किया और प्रॉपर चीज़ों को किया। बस थोड़ा सा एक पॉइंट आपने ये मिस किया है कि एंकल स्ट्रेटजी और हिप स्ट्रेटजी। वो एंकल स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जैसे बस में आप ट्रैवल कर रहे हो खड़े होके तो बस में एकदम जब ब्रेक लगता है तो यस सर। आपका जो स्टार्ट है वो एंकल से होता है। ठीक है, एंकल सबसे पहले बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको एंकल स्ट्रेटजी कहते हैं। जब फिर यस सर। ज़्यादा ही ब्रेक लगती है बस को तो फिर आपकी हिप स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और यस सर। इससे भी ज़्यादा होती है तो फिर स्टेप स्ट्रेटजी होती है। फिर आप गिरने से बचने के लिए आप एक स्टेप ले लेते हो। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रेटजीज थी, इनको भी अगर आप एक्सप्लेन कर देती तो वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन क्योंकि ये क्लिनिकल नॉलेज था थोड़ा तो ये मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया। जी, अब जी नेक्स्ट सर। स्टूडेंट कौन है? सर ये आपको मेल करनी है। हाँ हाँ, मेल कर दे मुझे सारी, तो रिकॉर्ड में आ जाती हैं, मेल कर दे। तीन स्टूडेंट्स की हुई है आज। और अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं कर लूँ आज? हाँ हाँ करें। कौन है जी आप? सर समन। समन शकील। जी करें समन। सर, एक सेकंड। प्ले करना और प्ले करके रोटेट कर देना। Assalamu alaikum. My name is Saman Shakil, and today the topic I'm going to present is strengthening exercises. Next करो। अच्छा, strengthening exercises होती क्या है? Strengthening exercises resisted exercises
मतलब इसमें वो वाली इसमें वो वाली फिजिकल एक्टिविटी आती है जो कि हमारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती हैं और हमारी इंड्योरेंस को बढ़ाती हैं। एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वो वाली एक्टिविटी होती हैं जिसमें नॉर्मली तो जब हम एक्सरसाइज करती हैं तो हमारा मसल वर्क करता है, इसमें हमारे मसल को हार्ड वर्क करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा हार्ड वर्क। स्ट्रेंथनिंग और रेजिस्टिंग ट्रेनिंग में या हम इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हैं और ये विदाउट इक्विपमेंट भी हो सकती हैं। अगर हम इक्विपमेंट यूज करें तो उसमें डंबल्स आ जाते हैं या फिर रेजिस्टेंट मशीन्स आ सकती हैं या फिर इलास्टिक बैंड्स आ सकते हैं। और अगर हम विदाउट इक्विपमेंट करें तो इसमें हम पुशअप्स ले सकते हैं या फिर एब्डोमिनल क्रंचेस कर सकते हैं या फिर स्क्वेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस यूज क्यों की जाती हैं। ये आर्थराइटिक कंडीशन में यूज की जाती हैं, अगर तो आर्थराइटिस है किसी को उसमें यूज की जाती है, या फिर पोस्ट इंजरी है। पोस्ट इंजरी मतलब इंजरी के बाद हमारी स्ट्रेंथ लॉस्ट हो जाती है। इसमें यह है कि हमारे मसल की वो वाली कैपेबिलिटी नहीं रहती जिस तरह पहली होती है। तो उस कैपेबिलिटी को या स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए भी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। दूसरा ये कि प्री सर्जरी है, सर्जरी से पहले भी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि रिकवरी का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो सके। इसके अलावा है पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है मसल की सर्जरी के बाद, तो उस मसल की स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। या फिर अगर इमोबिलिटी है तो उस इमोबिलिटी में ये होगा कि मसल एट्रोफी में जाना स्टार्ट हो जाएगा, मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको दूर करने के लिए भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। या फिर अगर किसी मसल की मूवमेंट सही तरह से नहीं परफॉर्म हो रही तो उसके लिए भी करवाई जा सकती है। या फिर कुछ लोगों का ये होता है कि कुछ लोगों का पोस्चर खराब होता है मसल ओवर यूज की वजह से या फिर मसल वीकनेस की वजह से, तो उसके लिए भी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स में क्या आ जाता है, इंक्रीज मसल मैस है, इसमें मसल मैस इंक्रीज कर जाता है, बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और वेट कंट्रोल होता है। मतलब जब हमारी बॉडी या फिर हमारा मसल वेट गेन करना स्टार्ट होगा तो हमारी कैलोरीज इजीली बर्न करेंगी, तो इस तरह हम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। इससे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से बैलेंस आता है और मसल पावर इंक्रीज होती है, मसल परफॉर्मेंस इनहेंस होती है और मसल में स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट, अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम करवा सकते हैं, इसमें यह है कि एक तो एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, दूसरा ये है कि हम एक्सरसाइजेस अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो उसके वो भी एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं। या फिर एक्सरसाइज अगेंस्ट द रेजिस्टेंट बैंड करवा सकते हैं, एक्सरसाइज करवा सकते हैं किसी वेट के साथ या फिर अपने ओन बॉडी वेट के साथ भी हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ पैरामीटर्स हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, जिसमें आ जाता है रेंज, हम रेंज को बढ़ा देते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी है कि नंबर एक्सरसाइज सेशन को हम बढ़ा देते हैं या पर वीक या फिर उसके सेशन को बढ़ा देते हैं। तीसरा है रेजिस्टेंस, हम उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, या तो उसका वेट इंक्रीज कर देते हैं या फिर उसका लिवरेज इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ये है कि हम नंबर ऑफ टाइम, जितना एक्सरसाइज है मतलब उसकी हम टाइम इंटरवल इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी वो रेट है जिसपे हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस रेट को भी हम इंक्रीज कर देते हैं। और लास्ट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के ऊपर स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है। ये वो प्रिंसिपल है या ये वो अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हमें फील होता है कि नेक्स्ट हम रेपिटेशन नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, तो स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग में ये हमें करना पड़ता है। इस पॉइंट के बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग है, इसमें हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो हम आफ्टर इंजरी हमारे लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हम मसल इंड्योरेंस को इंक्रीज करते हैं। इसमें यह है कि हम अपने मसल में लेस एफर्ट करता है, लेकिन इसमें यह कि हम मसल का टाइम जो है, मसल की ड्यूरेशन जो उसकी
टाइम इंटरवल है वो बढ़ा देते हैं एक्सरसाइज का। ये जैसे कि इसमें आ जाता है साइकिलिंग या फिर रनिंग आ जाता है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी होती है जो कि ज़्यादातर फिजिकल वर्क मतलब जिनका ज़्यादा देर तक काम होता है उनके लिए। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें मसल पावर हम इंक्रीज करवाते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी पे। इसमें ये है कि ये हैवी जो वेट लिफ्ट करते हैं ये उनके लिए ये वाली एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट, एरोबिक एक्सरसाइजेज। कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज भी ऐसी होती हैं जिनसे हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करने से भी हमारे मसल स्ट्रेंथनिंग में जाते हैं। और कुछ और एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि सर्किट ट्रेनिंग, जैसे कि रमीशा ने बताया था कि हम कुछ एक्सरसाइज हम सर्किट में करते हैं जैसे कि पुशअप्स कर लिए या फिर सिटअप्स कर लिए इस तरह। दूसरा है डांसिंग, मार्शल आर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी, रग्बी वगैरह। नेक्स्ट, अब ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते कैसे हैं? अब ये नहीं कि हमने स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर लिया, हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने वेट को जो हम वेट लोड कर रहे हैं या वेट लिफ्ट कर रहे हैं उसको हमने बढ़ाना है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे मसल्स इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो उस वेट को लिफ्ट कर सके, तब हमने वेट को इंक्रीज करते जाना है। और ये है कि इसका एक पैटर्न होता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमने जब हमने वेट लिफ्ट करना है तो तब हमने इनहेल करना है, एक्सहेल करना है सॉरी। और जब हम वेट को दोबारा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे ना तो तब हमने एक्सहेल करना है। सो ये शायद कंफ्यूज। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैनुअल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। मैनुअल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो एक्सरसाइज इसमें वो एक्सरसाइज होती है जो कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट कराता है। मतलब ये हम फिजियोथेरेपिस्ट इसमें हमें रेजिस्ट करता है और फिर हम ये एक्सरसाइज करते हैं। इसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं यूज होता। इससे ये है कि हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और एंड्योरेंस मिलती है मसल्स को। और इसमें हम बियॉन्ड आवर लिमिट मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट है हम एक्वेटिक एक्सरसाइजेस। एक्वेटिक एक्सरसाइजेस लो इम्पैक्ट एक्टिविटी होती है जिसमें हमारे बोन्स, जॉइंट और मसल के ऊपर से प्रेशर मतलब ये प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसमें यह है कि वाटर एक नेचुरल रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है जिससे मसल हमारे स्ट्रेंथनिंग में जाते हैं। और इसके एक्वेटिक एक्सरसाइज के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं जैसे कि हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है और मस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छी एफर्ट है आपकी समन, नाइस। थैंक यू सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? सर मैं कर दूं? नफीसा जी, नफीसा आप स्टार्ट करें। सर मेरी है सर, ये कौन? मीटिंग एंड नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, एंड क्यों होनी है? यस सर। नफीसा तुम करोगी? हाँ मैं कर लूँ। मेरी बैटरी परसेंटेज 37 रह गया। मेरी 16 है। चलो तुम कर लो। कौन है जी ये? इसने स्टार्ट करने? नफीसा जी, नफीसा स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। Assalamu alaikum. My name is Nafisa and the topic I am going to present is therapeutic exercise for Parkinsonism. To understand the role of exercise in Parkinson's disease, we should know about the symptoms of the Parkinson's disease. Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disorder. इसको हम movement disorder भी कहते हैं। इसके जो main symptoms होते हैं उनमें सबसे पहले है rigidity. Rigidity means stiffness of the muscles. Second, bradykinesia. Bradykinesia का मतलब है कि slowness in movement and difficulty in initiating movement. Third है resting tremors. Tremors means shaking of the hands even at rest. Patients में pin rolling movement हो रही होती है hands की. उसके बाद है postural instability, जिसका मतलब है कि difficulty in walking and maintaining balance. नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है इन पेशेंट्स के लिए। एक्सरसाइज से हम पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके अलावा हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो जो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें।
सबसे पहले जो इनके गोल्स में है वो है इम्प्रूव जॉइंट रेंज एंड मोबिलिटी, देन स्ट्रेंथन वीक मसल्स, उसके बाद है इम्प्रूव पोस्चर, उसके बाद है एंड रिड्यूस पेन। अच्छा, अब कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को करवाई जाती हैं? सबसे पहले उनमें आता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को हम लोग करवाते हैं। डीप ब्रीदिंग क्या करेगी कि जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट होते हैं उनको रिलैक्स करने में उनकी हेल्प करेगी। इसके बाद भी एक डायग्राम में दिखाया गया है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जिसमें पेशेंट जो है वो लाइंग पोजीशन में ब्रीदिंग को परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज इंक्लूड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, जिसमें जो है रेगुलर स्ट्रेचिंग वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेचिंग क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें मेनली जो है वो मसल स्टिफ हो जाते हैं, तो स्ट्रेचिंग जो है वो मसल्स की स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए करवाई जाती है। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प्स योर मसल्स एंड जॉइंट्स स्टे फ्लेक्सिबल। ये जैसे कि पेशेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेचिंग, इसमें जो मेनली इफेक्ट आ रहा होता है मसल पे वो चेस्ट वाल के मसल्स होते हैं। इसके अलावा शोल्डर के मसल्स होते हैं, लिम्स के मसल्स होते हैं। तो हम सारे स्ट्रेचेस परफॉर्म कर सकते हैं इन पे, और stretches should be performed at least 10 minutes and hold for 15 to 30 seconds, और डेली भी हम इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो फंक्शन एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए इन पेशेंट्स में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज को कैसे करवाते हैं हम? बाय लिफ्टिंग वेट्स, यूजिंग मशीन्स का यूज जो है वो ज़्यादा सेफर होता है। इसके अलावा यूजिंग योर ओन बॉडी वेट for resistance, even using common household items like a milk jug filled with sand। ठीक है, हम इनको ऐसी भी चीजें पकड़ा सकते हैं जो घर में यूज होती हैं। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की एक एग्जांपल है वॉल स्लाइड, जिसमें जो है वो पेशेंट दीवार के साथ खड़ा होता है, जबकि उसके जो फीट हैं वो 6 to 8 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल होते हैं, और उसके बाद जो है वो स्लोली बेंड करता है अपने नीज को एंड स्लाइड ऑन द वॉल। इसमें जो है हमारा मेन फोकस होता है वो उसके पोस्चर को इम्प्रूव करना होता है, ताकि वो मतलब उसके फाल के जो चांसेस हैं वो कम हो। तो इस वजह से इसकी जो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है यहाँ पे, और ग्लूटी और मसल्स की। इसके बाद है फंक्शनल ट्रेनिंग। तो फंक्शनल ट्रेनिंग में हम उसकी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको प्रेफर करते हैं, जैसे मूविंग इन बेड, रोलिंग एंड स्पाइन, उसके बाद सिट स्टैंड एक्टिविटीज, उसके बाद है ट्रेनिंग टू गेट अप आफ्टर फॉल। ठीक है, जैसे पेशेंट को हम बेड पे लटा कर तो उसके बाद हुक लाइन पोजीशन में तो उसकी स्मॉल रिदमिकल रोटेशनल मूवमेंट्स करवाते हैं उसको, ताकि मसल जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करें। उसके बाद है बैलेंस ट्रेनिंग। तो बैलेंस